प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधुदरगढ़ सह आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण के बारे में जानकारी दूंगी। समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण, जिसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिक एनालिसिस, इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं परिवर्तन की गति का अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से हम पुराने साम्य से नए साम्य तक पहुँचते हैं। तो इस परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। माना कि टी अवधि में उपभोग पिछले समय T-1 की आय पर निर्भर करता है। जैसे कि यह है CT। C का मतलब है कंजम्पशन, T का मतलब है वर्तमान समय। तो अर्थशास्त्र में समय को इस तरह से व्यक्त करते हैं कि जो T है ये वर्तमान को बताता है और जो T-1 है ये इससे पिछले वाली अवधि या पिछले समय को बताता है। तो इस तरह से C का मतलब है उपभोग, T का मतलब है वर्तमान समय का उपभोग, F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है, Y बताता है आय को और T-1 है पिछली अवधि की आय। तो इस तरह से CT अर्थात वर्तमान का उपभोग, फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है YT-1 अर्थात पिछले समय T-1 की आय पर। तो इस तरह से T अवधि में उपभोग पिछले समय T-1 की आय पर निर्भर करता है। इसी तरह से किसी समय में शुद्ध विनियोग त्वरक तथा T समय में आय में होने वाले परिवर्तन का फलन है अर्थात IT। I है इन्वेस्टमेंट अर्थात विनियोग, T है वर्तमान समय अर्थात वर्तमान समय का विनियोग, V है यहाँ पर त्वरक, डेल्टा परिवर्तन को बताता है और YT है वर्तमान की आय में परिवर्तन। तो डेल्टा YT वर्तमान की आय में परिवर्तन का द्योतक है। तो ये जो डेल्टा YT है इसके बजाय हम लिख सकते हैं YT माइनस YT-1 अर्थात वर्तमान समय की आय में से पिछले समय की आय को घटा दें तो आय में होने वाला परिवर्तन डेल्टा YT ज्ञात किया जा सकता है। तो ये समीकरण हम इस रूप में लिखेंगे IT = V, डेल्टा YT के बजाय लिखेंगे YT माइनस YT-1 अर्थात किसी समय में शुद्ध विनियोग त्वरक तथा T समय में आय में होने वाले परिवर्तन का फलन है। इसे रेखा चित्र के रूप में हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये है x अक्ष, इस x अक्ष पर लिया है राष्ट्रीय आय अर्थात y। ये है y अक्ष जिस पर हमने लिया है उपभोग एवं विनियोग व्यय अर्थात उपभोग है C, विनियोग है I। तो C + I इस y अक्ष पर लिया गया है। ये है 45 डिग्री की रेखा। इस 45 डिग्री रेखा की खास बात यह है कि जितनी दूरी x अक्ष पर होगी उतनी ही दूरी y अक्ष पर होगी अर्थात जितना राष्ट्रीय आय होगी उतनी ही उपभोग और विनियोग की राशि होगी अर्थात इस 45 डिग्री रेखा के प्रत्येक बिंदु पर y = C + I होगा। तो ये कहलाता है कुल पूर्ति फलन। ये जो C + I रेखा है ये कहलाती है कुल मांग फलन। तो कुल पूर्ति फलन कुल मांग फलन को ई बिंदु पर काटता है तो प्रारंभिक संतुलन का बिंदु है ई और इस प्रारंभिक संतुलन के बिंदु ई पर राष्ट्रीय आय है OY 0। अब यदि विनियोग में वृद्धि की जाती है तो विनियोग में परिवर्तन है डेल्टा I से। तो ये जो मांग फलन है ये शिफ्ट होकर के C + I + डेल्टा I हो जाएगा। तो ये नया मांग फलन पूर्ति फलन को
E1 बिंदु पर काटता है तो नया संतुलन का बिंदु है E1 और यहाँ राष्ट्रीय आय है OYT। तो विनियोग में परिवर्तन है डेल्टा I, इससे राष्ट्रीय आय में परिवर्तन है Y0 YT या डेल्टा Y के बराबर। तो ये है पुराना साम्य और ये है नया साम्य। तो पुराने साम्य से नए साम्य तक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह आती है समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत, कि हम किस तरह से E से L, M, N, P, Q, R और अंत में E1 बिंदु तक पहुंचते हैं। तो प्रारंभिक संतुलन बिंदु E से E1 तक का चलन या राष्ट्रीय आय में OY0 से OYT अर्थात डेल्टा Y की वृद्धि प्रक्रिया का विश्लेषणी समष्टि प्रावैगिकी है। समष्टि आर्थिक प्रावैगिक विश्लेषण की प्रक्रिया को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि पहली समयावधि में विनियोग में परिवर्तन है डेल्टा I जो कि बराबर है 100 करोड़ रुपए के बराबर। तो जब विनियोग में वृद्धि की जाती है तो पहली अवधि में आय में परिवर्तन अर्थात डेल्टा Y1 100 करोड़ रुपए के बराबर होगा। तो जितना विनियोग में परिवर्तन है डेल्टा I 100 करोड़ रुपए के बराबर, उसी के बराबर पहली अवधि में आय में परिवर्तन डेल्टा Y1 जो कि बराबर है डेल्टा I के, जो कि बराबर है 100 करोड़ रुपए के। राशि हमने करोड़ रुपए में ली है। तो जब पहली अवधि में आय में परिवर्तन डेल्टा Y1 100 करोड़ रुपए के बराबर है, तो इससे जब व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा। तो उपभोग में वृद्धि है डेल्टा C = B डेल्टा Y के बराबर। और यहाँ हम MPC अर्थात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ले रहे हैं 0.5 के बराबर। तो MPC है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या MPC बराबर 0.5। तो डेल्टा C = B डेल्टा Y। तो यहाँ अगर 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा C1 = B डेल्टा Y1। तो B वैसे के वैसे ही है। डेल्टा Y1 का मान हमने यहाँ से लिया है जो कि डेल्टा I है, और ये जो 100 है वो यहाँ रखेंगे तो ये B का मान आएगा 0.5। इसको डेल्टा I को रखेंगे 100, तो 100 को 0.5 से गुणा करने पर ये आएगा 50 करोड़ रुपए। तो जो उपभोग पर व्यय किया जाता है 50 करोड़ रुपए। तो अब यहाँ पर जब व्यक्ति उपभोग पर व्यय करता है तो उपभोक्ता का है व्यय और दुकानदार की है आय, अर्थात एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय है। तो यहाँ पर दुकानदार की आय हो जाएगी डेल्टा Y2 जो कि 50 करोड़ रुपए के बराबर है, और ये जो 50 है ये बराबर है B डेल्टा I के। तो दूसरी अवधि में आय में परिवर्तन है डेल्टा Y2 = B डेल्टा I जो कि 50 करोड़ रुपए के बराबर है। तो वापस से आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा। तो दूसरी अवधि में आय उपभोग में परिवर्तन होगा डेल्टा C2 = B डेल्टा Y2। तो ये B वैसे के वैसे ही है। ये जो डेल्टा Y2 है इसका मान हमने रखा है B डेल्टा I। तो B × B अर्थात B² डेल्टा I। B का मान है 0.5, डेल्टा I है 100, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25, और इसको डेल्टा I से गुणा करने पर ये मान 25 के बराबर आता है। तो इस तरह से डेल्टा C2 है यहाँ पर 25 करोड़ रुपए के बराबर। एक व्यक्ति का उपभोग पर व्यय दूसरे व्यक्ति की आय है, तो ये जो व्यय किया जा रहा है ये अगले व्यक्ति की आय बन जाएगा। तो ये है डेल्टा Y3 = B² डेल्टा I, अर्थात ये जो 25 है ये बराबर है B² डेल्टा I के बराबर। फिर व्यक्ति की आय बढ़ी तो वह उपभोग पर व्यय करेगा, और उपभोग पर व्यय इसके अनुसार किया जाएगा। तो डेल्टा C3 = B डेल्टा Y3। B का मान वैसे के वैसे ही है। डेल्टा Y3 यहाँ बराबर है B² डेल्टा I के। इसको इससे गुणा करेंगे तो B³ डेल्टा I। B का मान है 0.5, तो 0.5 की घात 3 है और डेल्टा I है 100, तो इसको हल करने पर ही आएगा 12.5, अर्थात डेल्टा C3 है 12.5 करोड़ रुपए के बराबर।
एक व्यक्ति का उपभोग पर व्यय अगले व्यक्ति की आय बन जाता है। तो डेल्टा y4 हो जाएगा 12.5 और ये 12.5 बराबर है बी क्यूब डेल्टा आई के। इसके बाद जैसे ही आय बढ़ेगी तो उपभोग पर व्यय बढ़ेगा। तो डेल्टा C4 बराबर है बी डेल्टा y4 के। बी वैसे के वैसे ही है, डेल्टा y4 है बी क्यूब डेल्टा आई के बराबर। इसको इससे गुणा करेंगे तो b की घात 4 इंटू डेल्टा आई। b का मान है 0.5, डेल्टा आई है 100। इसको हल करने पर यह आएगा 6.25 करोड़ रुपए। तो ये उपभोग पर जो व्यय है तुरंत अगले व्यक्ति की आय बन जाता है। तो डेल्टा y5 हो जाएगा 6.25 के बराबर और 6.25 है b की घात 4 डेल्टा आई। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस तरह से आय में जो वृद्धि है ये इस क्रम में होती है। पहली अवधि में आय में परिवर्तन, दूसरी अवधि में आय में परिवर्तन, तीसरी अवधि में आय में परिवर्तन, चौथी अवधि में आय में परिवर्तन और पांचवी अवधि में आय में परिवर्तन। अर्थात डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस डेल्टा y4 प्लस डेल्टा y5 एंड सो ऑन। तो इन सब का जो योग है ये हो जाएगा डेल्टा y के बराबर। तो इस प्रकार टी समयावधि में आय के नए संतुलन की स्थापना का ई से E1 तक का रास्ता समष्टि प्रावैगिक संतुलन मार्ग है, जो क्रमशः ई से L, M, N, P, Q, R एंड सो ऑन E1 तक पहुंचता है, जिस पर OYT आय का निर्धारण होता है। पहले वाले उदाहरण के आधार पर आय का प्रारंभिक साम्य स्तर y0 = 1000 करोड़ रुपए था और निवेश में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि के फलस्वरूप आय का नया साम्य स्तर YT = 1250 करोड़ रुपए हो जाता है। आय में होने वाली वृद्धि डेल्टा y प्रारंभ में शून्य अवधि से लेकर टी समयावधि तक जनित संपूर्ण समयावधियों की अतिरिक्त आय के योग के बराबर होगी। तो डेल्टा y बराबर है डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 एंड सो ऑन। तो डेल्टा y बराबर है डेल्टा y1 के बजाय हम लिखेंगे डेल्टा i, डेल्टा y2 के बजाय लिखेंगे b डेल्टा i, डेल्टा y3 के बजाय लिखेंगे b² डेल्टा i एंड सो ऑन। तो डेल्टा y = यहाँ से कॉमन आ जाएगा डेल्टा i। तो कोष्ठक में है 1 + b + b² + b³ एंड सो ऑन। तो ये कहलाता है समष्टि प्रावैगिक। तो आज इतना ही, इसके आगे अगली क्लास में बताऊंगी।